This was not like I chose to come into the forest service. टाइगर के कंजर्वेशन के लिए बेसिक ये रहता है कि हमने जो पूरा का पूरा जो एरिया था वहाँ प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन पे हमने अच्छे काम किए। बहुत सारे पार्क्स में ये भी देखने को मिलता है कि जो टूरिज्म है वो उतना सिंसियरली और उतना डिसिप्लिन नहीं है। वेडिंग डेस्टिनेशन में प्लेस मतलब वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर इंडियाज वाइल्ड लाइफ एंड इट हैज बीन कनेक्टेड टू वेडिंग। वाइट टाइगर्स की भी अगर हम बात करें तो उनमें कई बार हमें पाते हैं कि तो विजन का इशू है, देन उनके कई बार आप देखेंगे गेट में वॉकिंग में प्रॉब्लम आपको मिलेगी। जब ये देखते हैं इस तरह जो दूसरी जगह बेहतर काम होके और जो विलेजर्स जो रिलोकेट होके गए और कैसे उनकी ज़िंदगी बदल गई है, तो दे themselves गेट अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन। तो जो अंदर रह गए हैं वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही वो मूव हो जाएंगे। लेकिन टाइगर्स का कई बार हम देखते हैं कि ऐसे भी मूवमेंट्स आप देखेंगे कि कान्हा से बांधवगढ़ जैसे कोई इस्टेब्लिश इकोलॉजिकल कॉरिडोर नहीं है, और विलेज रिलोकेशन में एमपी हैज डन द बेस्ट अक्रॉस द कंट्री। आज मेरे साथ एक ऐसे फॉरेस्ट ऑफिसर मौजूद हैं जिनको आई डोंट थिंक सो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, बट स्टिल हम एक फॉर्मल पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मैं सर का इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगा। आप हैं आईएफएस डॉक्टर संजय शुक्ला सर, एंड सर के बारे में अगर मैं बताऊं और स्टार्ट करूं तो सर के एजुकेशन से स्टार्ट करूं तो सर ने अपनी बीएससी, एमएससी और एमटेक जो है बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री इंजीनियरिंग में कंप्लीट करी। एंड उसके बाद शौकिया तौर पे सर साइंटिस्ट बनना चाहते थे, बट कहते हैं कि डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था, तो सर ने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट ने सर को अपनी तरफ खींच लिया और बुला लिया। 1992 में सर ने आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को ज्वाइन किया और उसके बाद 32 ईयर्स तक अपनी सर्विसेज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी, जिसके अंदर सर ने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस को हैंडल किया। एंड आई गिव यू एन एग्जांपल, पीसीसीएफ सर जो हैं एक्स पीसीसीएफ मध्य प्रदेश रह चुके हैं, ही इज़ एक्स मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल जू एंड करेंटली वर्किंग एज अ कंसल्टेंट जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो शौकिया तौर पर सर को स्टैम्प कलेक्शंस का शौक है एंड मन से एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। सो विद दैट आई वेलकम यू ऑन द शो सर। Thank you so much for joining us. It's our pleasure to have you here, sir. Absolutely, my pleasure too. Thank you, sir. So, sir, आपने वाइल्ड लाइफ के अंदर 32 years डिवोट किए, एंड अब आफ्टर रिटायरमेंट आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद दिस बेसिक थिंग कि आप हाउ आर यू फीलिंग, लाइक हाउ लाइफ हैज चेंज्ड फ्रॉम being an officer who is running in the field here and there, and now after retirement, how are you feeling? Absolutely. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका, क्योंकि क्या हुआ कि मैं भी जब ये ट्रांजिशन का फेज़ होता है हमारा, जब आप सर्विस में रहते हैं एंड देन यू स्टार्ट इनटू अ न्यू फेज़ ऑफ योर लाइफ यू आफ्टर रिटायरमेंट, तो मुझे भी लगता था कि कैसे लाइफ को मैं ये जो ट्रांजिटरी फेज़ है इसको मैं कैसे ओवरकम करूँगा और फिर मैं कैसे लाइफ को देखूँगा, और जो मैं अभी तक जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझको मिलती थी काफ़ी कुछ जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन अ प्रोफेशन जहाँ हम नेचर और वाइल्ड लाइफ के लिए इतना करते हैं और फॉरेस्ट के लिए, तो उस प्रोफेशन को छोड़ने के बाद देन हाउ वुड आई स्टार्ट अगेन। तो आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल दैट डेस्टिनी, इट इज़ ऑल डेस्टिनी दैट वेयर यू लैंड अप इन द सर्विस ऑल्सो, and this was not like I chose to come into the forest service. Right. So but I am lucky after completing my journey in the forest department, I feel extremely lucky that I got an opportunity to work in the forest department, not only in the forest department, in the state of Madhya Pradesh. क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश को देखें, so full of, I mean this is one of the richest forest and the wildlife इमेंस। आप देखें कि जो वाइल्ड लाइफ है हमारी, अभी हम बहुत सारी जब डिस्कशन आगे करेंगे तो देखेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश एक्सेल्स इन द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ, नॉट ओनली द डिफरेंट स्पीशीज बट ऑल्सो इन द मैनेजमेंट एंड एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। व्हेन आई जॉइंड कान्हा टाइगर रिजर्व एज फील्ड डायरेक्टर, सो दैट वाज माय फर्स्ट sort of assignment given to me for wildlife management. उसके पहले टेरिटोरियल में था, मैं थ्रू आउट टेरिटोरियल में रहा एज DFO एंड CCF, और उसमें भी जरूर मध्य प्रदेश इतना रिच है वाइल्ड लाइफ में कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज थी काफ़ी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की, लेकिन केवल फोकस करके वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए जब मैं फुल फ्लेज चार्ज में रहा कान्हा के, तो दैट वाज आई टेक एज अ sort of my dream posting which I got. Before that when I was CCF पेंच, तब भी मुझको एक अपॉर्चुनिटी मिली जब मैं पेंच टाइगर रिजर्व के लिए मैं वहाँ पे कुछ एडिशनल चार्ज मेरे पास था और मैं कुछ दिन काम कर सका।
अब का जो फेज है मेरा, अब मुझे देखता हूँ कि अब मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। पहले मैं कन्फाइंड था मध्य प्रदेश के लिए और अपनी कंट्री में, जहाँ पे भी, जैसे मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लास्ट 3 इयर्स में डेपुटेशन पे रहा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं सेंट्रल जू अथॉरिटी में मैं एज मेंबर सेक्रेटरी काम कर रहा था, और फिर मेरे पास एडिशनल डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का भी काफ़ी समय चार्ज रहा। तो ट्रैवलिंग जब भी होती थी मैं कोशिश ये करता था कि जब भी किसी नई एरिया में मैं जाऊं तो वहाँ पे मैं वाइल्ड लाइफ वहाँ की एक्सप्लोर करूं। मेरा काफ़ी मन था कि मैं बाहर भी जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं पूरे ग्लोबली, उनको भी मैं एक्सप्लोर करूं। लेकिन जब आप सर्विस में रहते हैं तो आपकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, आप हमेशा लॉन्ग लीव पे नहीं जा सकते। तो उसके बाद अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं अपने हिसाब से अपने लाइफ और ट्रैवल को प्लान कर सकता हूँ। तो अब मैं जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ना केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी। ग्रेट सर, सो आई थिंक एक नया आयाम ऐड हो गया आपकी जर्नी के अंदर, एंड वी वुड लव टू हियर मोर फ्रॉम योर फैकल्टी कमिंग पॉडकास्ट। तो अभी के लिए, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश की बात करी एंड आपने रिच फॉरेस्ट की बात करी, सो आई विल पुट अ क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ दैट ओनली कि यू हैव बीन एज अ PCC of Madhya Pradesh. So, sir, that is one of the extreme important position in the department. And मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश एक ऑलरेडी रिच फॉरेस्ट है, बहुत रिच फॉरेस्ट है। आपने खुद भी बोला कि मध्य प्रदेश एक रिच फॉरेस्ट है। तो व्हाट डू यू सी एज ए चैलेंज इन मैनेजिंग अ रिच फॉरेस्ट इटसेल्फ? कोई डिग्रेडेड एरिया है तो उसको मैनेज करना एक अलग चैलेंज होता है, बट एक रिच फॉरेस्ट को मैनेज करने का चैलेंज क्या होता है सर? इफ यू कैन शेयर समथिंग। डेफिनेटली, जैसे जब भी अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो ये हमारा एक तरह से ओपन रिसोर्स है और उस पर काफ़ी प्रेशर रहते हैं। तो जो कम्युनिटी आसपास रहती है, एक तो उनकी बेसिक नीड्स रहती हैं, उसके लिए काफ़ी कुछ कई बार डिपेंडेंट होते हैं वो। तो उसमें जैसे उनकी फ्यूल वुड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पॉवर्टी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है और एक वो भी रीज़न है। तो सभी लोग बहुत सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उनको ये इजी ऑप्शन दिखता है कि फ्यूल वुड भी वो फॉरेस्ट से लाए। दूसरा, कैटिल अगर आप पॉपुलेशन देखें वो भी काफ़ी नंबर में है, कैटिल ग्रेजिंग है फॉरेस्ट एरियाज में। तो जो नए पौधे हैं उनको मौका नहीं मिलता है कि मैच्योर हों और रिप्लेस करें जो ओवरग्रोन या जो एजिंग ट्रीज हैं उनको। तो उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि जो हमारे फॉरेस्ट की क्वालिटी है धीरे धीरे वो खराब होती जाती है। ये तो हो गई जो जेन्युइन बेसिक नीड्स हैं लोगों की। इसके अलावा भी कई बार प्रेशर रहता है लैंड का डाइवर्शन का, जैसे इंक्रोचमेंट के इश्यूज आते हैं। तो कई बार इस तरह के भी केसेस आते हैं कि फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर दिया, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, या कहीं पे इलिसिट सेलिंग की बात होती है। तो ये अब प्रोटेक्शन अब काफ़ी अच्छा हो चुका है मध्य प्रदेश में, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अब कम इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट का भी एक डर रहता है। तो हमारे जो देखें जो डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं उनमें भी फ्यूल लोड काफ़ी होता है लीफ फॉल के कारण, स्पेशली समर सीजन में। तो लेकिन उसमें भी अब इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं और जो हम फोरकास्टिंग भी करते हैं, मॉडलिंग्स अवेलेबल हैं, तो हमें प्री फायर अलर्ट्स आ जाते हैं। और फायर पे के केसेस में भी अभी हमें रियल टाइम में अलर्ट्स आते हैं, सैटेलाइट बेस्ड जो सिस्टम्स हैं। तो इन सब के कारण काफ़ी अब कमी आई है इन सब चीज़ों में, बट ये सारे चैलेंजेस हैं अभी भी हमारे सामने। तो आपके दौरान कोई ऐसे स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स लिए गए या फिर कोई एक ऐसी स्कीम या कुछ भी आप ऐसा शेयर करना चाहेंगे विच हैज़ रिजल्टेड और गिवन अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट इन दिस बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट या फॉरेस्ट मैनेजमेंट? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर हम देखें तो ये केवल अगर हम स्टेक्स देखें कि किसके हैं, ये जो एक ओपन हमारा रिसोर्स है, तो सबसे ज़्यादा स्टेक्स होते हैं लोकल कम्युनिटी के। तो लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट और उनका इंगेजमेंट उन रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे मैं अगर देखूँ तो SDFO भी जहाँ जहाँ पे मैं रहा, तो मैं रीवा में रहा, मैं छिंदवाड़ा में रहा हूँ, देवास में था, खंडवा में था, और SCCF में सिवनी में था। तो हर जगह हम लोगों ने कोशिश की कि हम जो हमारी जो कम्युनिटी है उनको हम स्ट्रेंथन करें, हम उनको और ज़्यादा एम्पावर करें और वो अपने स्टेक्स को महसूस करें उनमें। तो ये जो होता है स्टेक्स का, उसमें हम प्रॉफिट शेयरिंग, जो बेनिफिट शेयरिंग है उसके थ्रू हम करते हैं।
और उनको हम कैसे एडवांटेजेस उसके मिल रहे हैं, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट होती हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने उन लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ से इंगेज करके और उनके लिए लाइवलीहुड जनरेशन का काम किया। और एग्जांपल मैं दूंगा, जो मोस्ट रिसेंट वन था मेरे लिए वो कान्हा में था, जहाँ पे हम लोगों ने जो वहाँ के जो ऐसे यूथ थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो कि जिनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत थी, तो उनके लिए बहुत सारी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स हम लोगों ने कराई और इंश्योर किया कि ये ट्रेनिंग्स केवल ना रह जाएं और इनको एक पर्पसफुल एम्प्लॉयमेंट भी मिले। तो उस पे जब उनकी डिपेंडेंस, जब इकोनॉमिकली वो एम्पावर होते हैं, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होता है, तो धीरे धीरे हम डिपेंडेंस उनकी फॉरेस्ट पे हम कम करते हैं और प्रेशर कम होता है। राइट, सो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। एंड क्योंकि आपने मतलब फॉरेस्ट और उसके साथ में कम्युनिटीज़ की बात करी, एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है सर, फॉर एग्जांपल हम कोर जोन की बात करते हैं, हम बफर जोन्स की बात करते हैं। कोर जोन की डेफिनेशन कहती है कि ह्यूमन हैबिटेशन अंदर नहीं होना चाहिए, बफर जोन अलाउ इट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, बट देर आर स्टिल सम विलेजेस इन द एमपी इटसेल्फ जहाँ पे कोर जोन्स में आज भी गाँव हैं। सो आई मीन हाउ डू यू सी टू इट? एंड of course relocation is a solution, but I'm just saying कि how it is being allowed as of now. अगर आप देखेंगे तो विलेज रिलोकेशन में एमपी हैज़ डन द बेस्ट अक्रॉस द कंट्री। पूरे कंट्री में अगर सबसे अच्छा काम कहीं अगर हुआ है विलेज रिलोकेशन में, तो वो मध्य प्रदेश में हुआ है। और एग्जाम्पल्स आप देखें, पहले कान्हा था, अभी सतपुड़ा में बहुत अच्छा काम हुआ है विलेज रिलोकेशन का। लेकिन विलेज रिलोकेशन इज अ वॉलंटरी प्रोसेस, हम किसी को फोर्सफुली एविक्ट नहीं कर सकते हैं। ये हम उनको ऑप्शन देते हैं कि रिलोकेशन से आपकी लाइफ बेहतर होगी। क्योंकि जो लोग जंगल के अंदर हैं, जो कोर एरिया में, उनके लिए अगर आप देखें कनेक्टिविटी का इशू है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, अगर उनको बाहर जाना है। आप कोर एरिया में कई बार आजकल ये सारी सुविधाएं आ गई हैं, मोबाइल और नेटवर्क इस तरह का, ये सारी भी अवेलेबिलिटी नहीं है। फिर हेल्थ और एजुकेशन, स्कूल जाने के लिए बच्चों को एफर्ट्स करना पड़ता है, कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती है। तो आजकल वो खुद जाना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो पैकेज है अभी, वो काफ़ी अच्छा पैकेज है। और हमारे ऑफिसर्स ने भी मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छा काम किया है इसमें। स्पेशली अगर आप देखें तो सतपुड़ा इज़ अ रोल मॉडल। तो वो एक उनके लिए भी एक मोटिवेशन का, जब ये देखते हैं इस तरह जो दूसरी जगह बेहतर काम होके और जो विलेजर्स जो रिलोकेट होके गए और कैसे उनकी जिंदगी बदल गई है, तो दे देमसेल्व्स गेट अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन। तो जो अंदर रह गए हैं वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही वो मूव हो जाएंगे। क्योंकि अगर कोर को हम मानते हैं तो हम ये मानते हैं कि दिस इज ओनली फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। तो हमें अगर कहीं पे भी अगर ह्यूमन हैबिटेशन है, वो उनके लिए भी डिफिकल्ट है लाइफ। तो वो ग्रेजुअली एक प्रोसेस है, हो रहा है, और वो भी जल्दी बाहर आ जाएंगे। अब क्योंकि हमने अभी गांव और ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर ही बात करी, कोर के अंदर इनके मवेशी भी होते हैं सर, वहाँ पे डॉग्स भी होते हैं, एंड दे आर द बिगेस्ट कैरियर ऑफ कैनाइन डिस्टेंपर एज यू नो। सो मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझना चाहता हूँ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ, एकदम कोर वाइल्ड लाइफ वहाँ मौजूद है, टाइगर्स हैं, लेपर्ड हैं, and they often I mean go for the prey, like dogs हो गए या फिर कैटल्स हो गए। तो how forest department ensure कि ये canine distemper जो है या फिर दूसरी I mean anthrax हो गया या बाकी भी कोई बीमारी हो गई, which will not get transferred from these livestock or let's say these domestic animals to these wild animals? वेरी राइट। तो अब जैसा ये आपने यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि अंदर जो लोग रह रहे हैं, तो केवल अंदर ही रहने वाले नहीं, इवन जो पेरिफेरी पे भी हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन होता है डिजीज का, वो कांटेक्ट में आने से होता है कई बार, और कांटेक्ट में भी इन एनी फॉर्म कि हो सकता है हर्बीवोर्स हैं, वहाँ कैटल हैं, लाइव स्टॉक है, वो एक साथ ग्रेजिंग कर रहे हैं, या कभी कोई प्रेडेटर है, वो ऐसे एनिमल पे प्रे कर रहा है जो कि इन्फेक्टेड है, और वो या करियर है। तो इन सारी चीज़ों से हो सकता है। तो लाइव स्टॉक के लिए आप देखेंगे कि अक्रॉस कंट्री सारे टाइगर रिजर्व्स की पेरिफेरी में जितने विलेजेस हैं और अंदर भी अगर सेटलमेंट हैं, तो उनका वैक्सीनेशन इज अ मैंडेटरी प्रोग्राम। डिपार्टमेंट कॉस्ट बियर करता है। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल की FMD है, फुट एंड माउथ डिजीज है, तो ये वैक्सीनेशन सारे इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को फंड्स अवेलेबल कराता है और वो वैक्सीनेशन का काम करते हैं। आपने एक जैसे CD का भी बताया, CD इज ऑल्सो वेरी वेरी सीरियस थ्रेट टू ऑल द बिग कैट्स जो हमारे हैं वहाँ पे।
तो इसमें कई बार ये चांसेस और कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं, तो इसलिए ये भी प्रपोजल है कि हम उन डॉग्स का भी या तो हम वैक्सीनेशन करें या वहाँ से हम उनको रिमूव करें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो अंदर जो सेटलमेंट है उनके बजाय मैं समझता हूँ बाहर से है, क्योंकि क्या होता है कि डॉग के लिए अगर हम देखें तो या किसी भी एनिमल के लिए फूड इज़ द लिमिटिंग फैक्टर। जो हमारे जो पेरिफेरी पे जो बफर एरिया में जो रिजॉर्ट्स हैं वो आप देखेंगे कि मानसून सीजन में वो बंद हो जाते हैं। तो नॉर्मली जो वहाँ का वेस्ट फूड आता है उस पे बहुत सारे जो डॉग्स हैं वो सरवाइव करते हैं। तो उस सीजन में जब रिजॉर्ट्स बंद रहते हैं उनके पास फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है डॉग्स के लिए। उस समय नॉर्मली दे आल्सो मेक स्मॉल पैक्स एंड दे स्टार्ट हंटिंग ऑन मेनी हर्बीवोर्स और डियर स्पीशीज। उनको उन्होंने हंट कर रहे हैं, उनके थ्रू या तो उनको उन्होंने किल किया, फिर कोई और दूसरा जैसे टाइगर या लेपर्ड भी आता है वो उस पे भी अगर फीड कर रहा है तो इट में गेट ट्रांसमिटेड, उनके थ्रू भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हमको अवॉइड करने के लिए इंश्योर करना ये ज़रूरी है कि जो डॉग की पॉपुलेशन पेरिफेरी में है, बफर में है, उसको हम किसी तरह कंट्रोल करें। तो अभी आज की डेट में डॉग्स की वैक्सीनेशन नहीं होती, लेकिन दिस इज द प्लान थिंग। ये डॉग की वैक्सीनेशन कहीं कहीं पे लिया गया है बट नॉट एज अ रूटीन program to my knowledge. Okay. I'm not very sure, so I'm not much updated about for these टाइगर रिजर्व्स अभी। Okay. लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अभी नहीं है उस स्केल पे जैसा होना चाहिए। ओके, बट आई थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि डिपार्टमेंट को फ्यूचर में जरूर कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज कैनाइन डिस्टेंपल आई मीन वेरी डेडली डिजीज एज यू ऑल नो। ओके, सो सर सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ कैनाइन, तो मतलब टाइगर के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ, तो आई विल जस्ट डाइवर्ट आवर टॉपिक टू टाइगर्स नाउ। आज की डेट में मध्य प्रदेश इटसेल्फ इज़ टाइगर कैपिटल। पूरे कंट्री में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है। व्हाट डू यू सी, आपके दौरान भी जब व्हेन यू वर PCCF और व्हेन यू वर फील्ड डायरेक्टर और व्हेन यू वर होल्डिंग डिफरेंट पोजीशंस इन द डिपार्टमेंट, व्हाट डिफरेंट मेजर्स वर टेकन टू बूस्ट द टाइगर पॉपुलेशन? आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, कि इनको बचाने के लिए या इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या स्पेसिफिक मेजर्स लिए गए जिसकी वजह से आज हम ये हेल्दी पॉपुलेशन देखते हैं कंट्री में? अगर हम टाइगर को देखते हैं तो हम वी मे कॉल इट इज एन आइकॉनिक, सो वी गेव नेम एज अ प्रोजेक्ट टाइगर, बट वी वर्क टुवर्ड्स कंजर्विंग द एंटायर एरिया, द एंटायर इकोसिस्टम, द इकोलॉजी ऑफ दैट प्लेस। तो ये फ्लैगशिप स्पीशीज है, आइकॉनिक है, और अगर की स्टोन स्पीशीज है उस लैंडस्केप के लिए। तो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए बेसिक ये रहता है कि हमने जो पूरा का पूरा जो एरिया था वहाँ प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के हमने अच्छे काम किए। व्हेन वी टॉक ऑफ कंजर्वेशन, आप देखेंगे कि हर टाइगर रिजर्व में हैबिटेट मैनेजमेंट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो हैबिटेट मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स, डेवलपिंग वाटर होल्स, फिर प्रोटेक्शन अलॉन्ग विद द प्रोटेक्शन। तो हमारा जब हर्बीवोर या जब हमारा अच्छा फॉरेस्ट होगा, हमारी अच्छी हर्बीवोर या प्रेबेस पॉपुलेशन होगी, तो अच्छा एक हमारे पास टाइगर पॉपुलेशन भी होगी। लेकिन हमको साथ में ये भी इंश्योर करना है कि हम जो ये सारी चीज़ें फोकस करें, हमारा मैनेजमेंट ऐसा नहीं हो कि कॉन्फ्लिक्ट भी, क्योंकि टाइगर पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जो दूसरा एक चैलेंज हमारे साथ रहता है वो कॉन्फ्लिक्ट का रहता है। तो इसीलिए हमारा जो सारे जो एफर्ट्स होते हैं वो मेनली फोकस रहते हैं कोर एरिया के लिए। क्योंकि अगर हम बफर एरिया की बात करें तो मल्टीपल यूज एरिया है, वहाँ पे जितनी ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन बढ़ेगी वहाँ उतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। तो कुछ प्लेसेस के एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, आई विल नॉट नेम, तो लेकिन वो एक चैलेंजेस और एक सोशल इश्यूज बनते हैं फिर। तो अभी भी अगर हम देखें तो जो हमारे एफर्ट्स हैं, तो टाइगर पॉपुलेशन is growing at a very good rate, almost 7% a year, तो 6-7% a year है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉपुलेशन ग्रोथ है। और इसमें मैं मानता हूँ कि हमारा जो सारे जो फील्ड मैनेजर्स हैं, फ्रंटलाइन स्टाफ है, बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं, एवरीबडी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर देर आर सम पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स जहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इज़ लाइक कहीं पे 0 भी है, कहीं पे 1, 2, 5 भी है, कहीं पे 10 भी है। इज़ देयर एनी प्लान इन दी गवर्नमेंट, मतलब मैं गवर्नमेंट के एंगल से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट फ्रॉम एनी पार्क स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, कि हमको टाइगर पॉपुलेशन को मूव करना चाहिए जहाँ पे अबंडेंस में पॉपुलेशन है टू द लेस अबंडेंट एरिया, लाइक फॉर एग्जांपल झारखंड या छत्तीसगढ़ के कुछ पार्क्स हो गए
जहाँ पे 5 टाइगर हैं या 10 टाइगर हैं, इस टाइप से। तो इज़ देयर एनीथिंग विच इज़ इन प्लान, और अगर नहीं है तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि हम इस पे नहीं छेड़ते हैं, इसको एज इट इज़ छोड़ते हैं? No, no, nothing as such official as such, because I am not part of the either Project Tiger or Okay. NTCA. Okay. From my understanding, I'll just say it is more important to first work on the ground actually. Okay. अगर हमको किसी एरिया में ऐसा लगता है हमें कि हमने टाइगर रिजर्व बनाया है और वहाँ टाइगर की प्रेजेंस नहीं है, टाइगर्स कम है, तो हमको सबसे पहले देखने की ज़रूरत है रीज़न क्या है उसके। टाइगर रिजर्व बनाने का एक हमारा पर्पस ये रहता है कि काफ़ी कुछ फोकस हमारा ये रहता है टू वेरी वेरी साइंटिफिक वे ऑफ मैनेजिंग दैट एरिया टू इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन। फोकस हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर में जब हम किसी एरिया को, प्रोटेक्टेड एरिया को इंक्लूड करते हैं, तो सबसे पहले तो हमको ये देखने की ज़रूरत है कि उस एरिया में टाइगर्स अगर पॉपुलेशन कम है तो क्यों है। और हमको उन इश्यूज को, चैलेंजेस को एड्रेस करने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। और कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस, कई बार क्या होता है कि आपने अगर टाइगर लाके और इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है, जब सतकोसिया में जब टाइगर कान्हा से ले जाके इंट्रोड्यूस किया गया और बांधवगढ़ से, तो वन टाइगर वाज किल्ड एंड अनदर वाज अगेन हैड टू बी कैप्चर्ड। क्योंकि क्या था कि लोकल लेवल पे जो लोकल कम्युनिटी है वो उसके लिए तैयार नहीं थी। तो बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं कभी भी ऐसे स्पीशीज के लिए। और नई एरिया में अगर हमको इंट्रोड्यूस करना है तो हमको सबसे पहले कम्युनिटी के साथ काम करने की ज़रूरत है। हमको ये भी देखना ज़रूरी है सफिशिएंट प्रे बेस है कि नहीं एनिमल के लिए। क्योंकि अगर सफिशिएंट प्रे बेस नहीं है तो एनिमल अपने हिसाब से एरिया एक्सप्लोर करेगा। और कई बार अगर वहाँ पे प्रे बेस नहीं है और फिर अगर वो लाइव स्टॉक या कैटल पे हाँ, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट में आता है। राइट। ओके, सो सर, दिस अगेन creates another question in my mind, which is related to again tiger gene pool corridor, I would say, या फिर मैं कहूँगा कि gene pool corridor, I should not say tiger because it is a gene pool corridor for every species। कोई एक अकेला टाइगर तो मूव करता नहीं है किसी कॉरिडोर में। तो we have seen a drastic reduce in these corridors, let's say in comparison to last 30 years or so, because of number of highways, number of amenities which has come up। तो आज की डेट में सर, do you see this reduction of gene pool corridors as a threat to the future of tiger population, or I would say future of wildlife? So आपके हिसाब से क्या ये कॉरिडोर्स की कमी इम्पैक्ट करेगी? नहीं, अगर देखें टाइगर के, अगर हम को ध्यान में रखें, अगर हम कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो हमारे इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स हैं उनको आइडेंटिफाई, मैप किया हुआ है उनको। मध्य प्रदेश में भी अगर हम देखें तो काफ़ी जो हमारे जो इम्पोर्टेंट एक जो कॉरिडोर्स हो जाते हैं, कान्हा पेंच कॉरिडोर है, सतपुड़ा पेंच कॉरिडोर है, और ये इकोलॉजिकली वायबल एंड एक्टिव कॉरिडोर्स हैं। और अक्रॉस कंट्री भी अगर मैं देखूं तो जो कान्हा पेंच कॉरिडोर है वो काफ़ी एक्टिव और कॉरिडोर है। और कॉरिडोर ऑलवेज डजंट मीन कि इसमें टाइगर का मूवमेंट ही हो रहा है, क्योंकि ओवर जनरेशंस जीन्स का मूवमेंट होता है, फ्लो का। तो और वहाँ पे रेजिडेंट पॉपुलेशन भी आपको कॉरिडोर में मिलती है। जब भी डेवलपमेंट होता है और इस तरह के जब लीनियर प्रोजेक्ट्स की आपने बात किया आता है, तो कई बार हम डिसरप्ट करते हैं जो एक नेचुरल मूवमेंट होता है एनिमल्स का। लेकिन टाइगर्स का कई बार हम देखते हैं कि ऐसे भी मूवमेंट्स आप देखेंगे कि कान्हा से बांधवगढ़ जैसे कोई इस्टेब्लिश इकोलॉजिकल कॉरिडोर नहीं है, और अभी कई सारे आप रिपोर्ट्स देखेंगे कि टाइगर्स का मूवमेंट 400-600 किलोमीटर्स भी हो रहा है जहाँ इस्टेब्लिश्ड इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स नहीं है। तो इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार टाइगर का मूवमेंट आप देखेंगे कि बाई इंस्टिंक्ट या नॉर्मली कई बार वो स्ट्रीम्स और नॉले को फॉलो करता हुआ, और स्पेशली रात में मूवमेंट करना, तो कई बार वो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो जीन फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन डिफरेंट मेटा पॉपुलेशंस, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए किसी भी स्पीशीज़ के लिए ज़रूरी है। तो अभी जो प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं वो काफ़ी ध्यान में लिए जाते हैं, और उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल NH7 पे जो मिटिगेशन मेजर्स लिए गए हैं, तो आप वो देखेंगे तो वो भी एक दैट इज़ वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज ऑफ मिटिगेशन मेजर्स एंड अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल कि इस तरह का काम हमको बाकी जगह करना चाहिए। राइट। एंड सिंस आप काफ़ी बाहर ट्रैवल करते रहते हैं फॉर योर फोटोग्राफी एंड फॉर योर इंटरेस्ट,
what do you see are the good practices which they have absorbed in their wildlife and which we can absorb as well for our let's say tiger or wildlife community, I would say, मतलब wildlife की population के लिए हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं एक्स्ट्रा? अभी कई बार हम देखें तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अदरवाइज भी बहुत एक्सपेंसिव है, राइट। और मेरा अभी मानना है कि एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन अगर हमको वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा अगर प्रेशर को हमको कम करना है तो इसको हमको एक जो दूसरी कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूँगा नामीबिया, बोत्सवाना का, एंड इवन तंजानिया ऑल्सो, तो अगर हम उसको थोड़ा सा अगर हम कॉस्टली रखते हैं, ये ज़रूर है कि उसमें सभी को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, लेकिन उसमें हम इतना ज़्यादा प्रेशर और जो सीरियस जो विजिटर्स हैं और बाकी के जो हमारे जो विजिटर्स हैं उनके लिए हम ड्राइव थ्रू सफारीज हम बना सकते हैं उन एनिमल्स की जो या तो प्रॉब्लम एनिमल्स कैप्चर्ड हैं या जो कैप्टिव ब्रेड एनिमल्स हैं, और जो वाइल्ड में हमारे एनिमल्स हैं उसको हमको देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे इस प्रेशर को रिड्यूस करें, और थोड़ा सा डिसिप्लिन भी लाने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि बहुत सारे पार्क्स में ये भी देखने को मिलता है कि जो टूरिज़्म है वो उतना सिंसियरली और उतना डिसिप्लिन नहीं है, तो वो भी कई बार जो एनिमल्स हैं उनमें भी एक तरह से काफ़ी प्रेशर या स्ट्रेस का रीज़न रहता है। राइट, ऑफ कोर्स जहाँ पे भी सर ह्यूमंस जाते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए जाती हैं, एंड स्पेसिफिकली इन वाइल्ड लाइफ आई डू एग्री। अभी रिसेंट में आई वाज रीडिंग वन ऑफ द कमेंट एक जगह वेयर पीपल सेड कि एक XYZ प्लेस में नाम नहीं लूँगा, बट दे सेड कि वहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक है, बहुत सारा कचरा है, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द टूरिज्म। तो ऑफ कोर्स वी हैव गुड एस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म, बट सच एस्पेक्ट्स which can be eliminated by tourists itself. अभी आप देखें क्योंकि जैसे जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं वहाँ पे रिजॉर्ट्स काफ़ी सारे बहुत सारे अनप्लान्ड आ गए हैं काफ़ी जगहों पे, और जो पहले की डिसिप्लिन हम देखते हैं कि हम इवन जो लाइट जो या साउंड का भी, ये सारे भी पोल्यूशन हम मानते हैं उन एरियाज़ में, क्योंकि अगर विल्डरनेस में अगर हम देखें कि कोई भी अगर या तो रिजॉर्ट है या कैंपिंग साइट है, देयर शुड बी मिनिमम लाइट, क्योंकि अगर आप टाइगर का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे, अगर आप लाइट के मैप पे ओवरले करेंगे तो टाइगर नॉर्मली अवॉइड्स दोज एरियाज वेयर देयर इज टू मच ऑफ लाइट। तो इंस्टिक्ट है काफ़ी कुछ रात में एक्टिव रहता है, मूव करता है, और ह्यूमन सेटलमेंट कहीं होगा वहीं लाइट होगी तो वो एक डिस्टर्बेंस है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे मशरूमिंग हो रही है रिजॉर्ट्स की, एंड दे मेनी ऑफ द प्लेसेस दे हैव बिकम प्लेसेस फॉर पार्टिंग एंड वेडिंग डेस्टिनेशन हो गए हैं, तो ये सारे रेगुलेशंस और नो साइलेंस जोन की भी बात हुई है, और अभी नई गाइडलाइंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसमें सारी चीज़ें ये शायद इनकॉर्पोरेट होंगी अभी। तो जैसे हॉस्पिटल के आसपास हम नो साइलेंस जोन, अभी क्योंकि आप देखेंगे कि अभी न्यू ईयर आने वाला है, बहुत सी जगहों पे लेट नाइट पार्टीज होती हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ओके सर, वेरी राइटली सेड, एंड आई हैव सीन माई सेल्फ कि अगेन आई विल नॉट टेक नेम, बट वेडिंग डेस्टिनेशन में प्लेस मतलब वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ एंड इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू वेडिंग डेस्टिनेशन। तो बुरा लगता है देख के, क्योंकि जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं उनका इंटेंट वाइल्ड लाइफ से कोई लेना देना नहीं, और वो अपने पार्टी और मस्ती के लिए जा रहे हैं, एंड अपनी पार्टी और मस्ती में व्हाट डैमेज दे आर कॉजिंग टू नेचर एंड इकोसिस्टम दे डोंट अंडरस्टैंड। तो ठीक है ना, विद दैट आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन ऑन टाइगर, एंड देन उसके बाद आई विल चेंज द ट्रैक ऑन टू समथिंग एल्स। Maybe we have two last questions now. सर, सूडोमेलिनिस्टिक टाइगर हम देखते हैं, हमें सिमलीपाल में, और दूसरी तरफ मैं एल्बाइनो टाइगर हमारे जू वगैरह में सब में देखता हूँ। तो आई डू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि ये दोनों ही टाइगर बंगाल टाइगर के ही म्यूटेशंस हैं, वेरिएशन है एक तरीके से, जीन वेरिएशन की वजह से, कोई अलग स्पीसी नहीं है। तो एक साइड तो वाइट टाइगर को हम सब जगह देखते हैं कि वो अवेलेबल है और मैक्सिमम जूज में है। वाई डोंट वी, आई शुड नॉट कॉल इट एज कंजर्व बट प्रिजर्व, या फिर वाई डोंट वी कीप सूडोमेलिनिस्टिक यानी कि ब्लैक टाइगर को भी हम इस तरीके से जू वगैरह में क्यों नहीं रखते? क्योंकि एक रेयर है, हो सकता है फ्यूचर के लिए एक अच्छी वो रहे कि ठीक है इस तरीके का भी जानवर होता था। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट कि इसको ऐसा क्यों नहीं रखा जाता? आपको ही पता होगा कि ये कोई अलग से सब स्पीशीज़ नहीं है, ये मॉब्स हैं इनके, और अगर हम इस तरह देखें कि जो थोड़े जेनेटिक वेरिएशन होने के कारण उसमें जो
जो कलर का एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट है। तो वाइट टाइगर्स में जैसे येलो कलर का एक्सप्रेशन नहीं है और इनमें ब्लैक का जो हाँ स्यूडोमेलानिस्टिक जो है इसमें ज़्यादा है। कंजर्वेशन में अगर हम इस तरह के देखें तो जो वेरिएशंस मिलते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। जो वाइट टाइगर्स की भी अगर हम बात करें तो उनमें कई बार हमें पाते हैं कि जहाँ जहाँ, क्योंकि वाइट टाइगर को भी अगर आप देखें जहाँ भी अवेलेबिलिटी है जू में, तो दे ऑल आर हाईली इनब्रेड एक्चुअली इंडिविजुअल्स। तो विज़न का इशू है, देन उनके कई बार आप देखेंगे गेट में वॉकिंग में प्रॉब्लम आपको मिलेगी। जू के लिए जरूर दे आर मेजर अट्रैक्शन, क्योंकि दे लुक वेरी वेरी अट्रैक्टिव, हाँ दे आर वेरी प्लीजिंग। तो जू के लिए दे हैव गॉट अ वैल्यू बट नथिंग एज सच फॉर कंजर्वेशन। नाउ कमिंग टू द ब्लैक टाइगर्स और अगेन द स्यूडोमेलानिस्टिक टाइगर जो खाली उड़ीसा में मिलते हैं, तो काफ़ी जू में हैं हमारे यहाँ, और काफ़ी लोगों को एक अट्रैक्शन इसलिए है कि क्योंकि दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। तो जो भी चीज़ रेयर होती है थोड़ा, वो ज़्यादा आपके लिए एक अट्रैक्शन होती है। तो अभी हम देखें तो नंदनकानन जू में वहाँ पे आपको मिल जाएंगे देखने को। इंदौर जू में भी है, और जो मैं जानता हूँ कि चेन्नई जू में। इसके अलावा भी अगर कहीं पे हैं तो आई एम नॉट वेरी वेरी श्योर जहाँ पब्लिक डिस्प्ले के लिए है। इसके अलावा एक ब्लैक टाइगर सफारी भी प्रपोज्ड है उड़ीसा में। तो दैट वुड बी सफारी वेयर द आइदर द प्रॉब्लम एनिमल वुड बी केप्ट और द कैप्टिव ब्रेड एनिमल्स। तो दैट वुड अगेन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी सिमलीपाल में इट इज नॉट इजी टू सी ब्लैक टाइगर। अभी आप देखेंगे कि मिस्टर प्रसन्नजीत यादव का भी एक नेट जियो का जो एक एडिशन पे जो कवर आया है, so that was very very challenging for him to capture that. Before that, Yashpal Rathore, he also did a camera trapping using DSLR camera trap, and even Prasenjit also did the DSLR camera trap to capture those images. So that is sighting a black tiger is really extremely rare. तो वहाँ पे proposal है और वो प्रोसेस में है ब्लैक टाइगर सफारी बनाने के लिए उड़ीसा में। तो दैट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर विजिटर्स टू गो एंड सी द ब्लैक टाइगर इन अ नेचुरल सराउंडिंग। उसके अलावा आप जू में आपको जगहों पे देख सकते हैं। ओके, सो इट वुड बी जस्ट लाइक व्हाइट टाइगर सफारी इन रीवा जो एग्जैक्टली। ओके, एग्जैक्टली। ओके, ग्रेट सर। ओके, सो विद दैट आई विल जस्ट मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। एंड सिंस हमने काफ़ी ज़्यादा टाइगर्स और जंगल की बात करी, मैं अब फॉरेस्ट के फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू सी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एआई और आई वुड से रिमोट सेंसिंग या जीआईएस। ऑफ कोर्स जीआईएस और रिमोट सेंसिंग आज भी यूज़ हो रहा है, बट न्यू टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर कमिंग इन। सो हाउ you see they can add value to the forestry or I would say forest management or wildlife management? मैं जैसे before coming to Government of India on deputation, I was additional PCCF IT in मध्य प्रदेश। तो वहाँ पे भी हम ये देख रहे थे कि कैसे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कितने हो सकते। और जो वहाँ हमारी जो डिफरेंट जो सेल्स थी उसमें वी वर वर्किंग ऑन MIS, GIS एंड द रिमोट सेंसिंग ऑल्सो। तो रिमोट सेंसिंग का अगर हम देखें फॉरेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है प्लानिंग के लिए। फिर आपको रियल टाइम में अगर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सारी चीज़ें आप उसकी, और जब आप AI और ML की बात करते हैं तो दे आर रियली वेरी गुड टूल कि आप बहुत सारी मॉडलिंग कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्टिंग है, मॉडलिंग है। तो उसकी बेसिस पे तो जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं हमारी, हम स्पेशली जैसे अगर हम फायर की बात करें तो फॉरेस्ट फायर की हम बात करते हैं, तो फॉरेस्ट फायर के लिए अभी जो रियल टाइम में डेटा कैप्चर होता है SNPP और मॉडिस जो सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन है, उनसे डेटा सारा जब FSI में आता है तो वो भी एक बार हमें फायर अलर्ट्स वगैरह बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ दैट डेटा। तो वो चीज़ें एक हमारी हो गई मैनेजमेंट के लिए। इसी तरह हम अपनी एरियाज़ को मैप कर सकते हैं कि जो हमारी सेंसिटिव हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फॉरेस्ट ऑफेंस। माइनिंग के लिए सेंसिटिव एरियाज़ हैं, इलिसिट फेलिंग के लिए हैं, फिर हमारा पोचिंग के लिए जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं
बहुत सी जगहों पे हम इस तरह के अब जैसे कैमरा भी इंस्टॉल कर रहे हैं कि जो हमारे ट्रैप कैमरास होते हैं कि वहाँ से रियल टाइम में हमको इमेजेस या अलर्ट्स आ जाते हैं अगर कोई ट्रेसपासिंग है तो। आजकल जियो फेंसिंग हम कर सकते हैं, जैसे एलिफेंट्स का मूवमेंट हो रहा है और अगर हमने जियो फेंस कर रखा है उस एरिया को और कैसे भी अगर कोई एनिमल उस बैरियर को क्रॉस करता है देन वी कैन गेट अलर्ट्स। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हमें देखें तो सारी टेक्नोलॉजीज दे ऑल कम विद अ कॉस्ट, और छोटे स्पेस के लिए अगर कोई हमारा छोटा एस्टेब्लिशमेंट है, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि अगर हमारा कोई डिफेंस का या आर्मी का सेटलमेंट है और छोटा है तो हम वहाँ पे टेथर ड्रोन्स वगैरह भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं और छोटे एरिया में उसको हमको कॉस्ट कम आती है और इट इज़ ईजी फिजिबिलिटी अगर हम देखें तो ज़्यादा अच्छी है उन एरियाज़ के लिए। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट का इतना बड़ा एरिया, ओपन एरिया रिसोर्स है तो कई बार ये सारा बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर कोई बहुत ही सेंसिटिव एरिया है वहाँ के लिए हम तो डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस वी कैन यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। तो आई थिंक विद दैट सर मैं आज के लिए तो इसको क्वेश्चंस और आंसर्स के सिलसिले को यहीं पे रोकूंगा क्योंकि मे बी वी कैन डू सम शूट्स इन फ्यूचर एज वेल। So as a last note, do you want to say anything to the viewers, or do you want to share anything from your side as a last note before we wrap up? No, definitely. I'll request everybody to respect nature and respect wildlife. और क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो है, क्योंकि अगर हम देखें ओवरऑल मैनेजमेंट हम किसी भी चीज़ का करते हैं वो ह्यूमन सेंट्रिक होता है। तो इवन हम वाइल्ड लाइफ का भी या फॉरेस्ट का मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, दैट इज़ ओवरऑल फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। लेकिन जितना अधिकार हमें है उतना ही जितना यहाँ पे जो भी एक जो गॉड का क्रिएशन है, सो एवरीबडी हैज़ गॉट द सेम राइट, सो वी नीड टू रिस्पेक्ट ऑल द लिविंग फॉर्म्स एंड ऑल द एंड वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स कंजर्विंग नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। With that, sir, thank you so much. It is a beautiful discussion, and maybe we will do some similar podcast in the future. Thank you so much, sir. Absolutely my pleasure. Thank you so much. Thank you.